हेलो क्लास 8 एसएसटी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम नेशनल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे 1870 से लेके 1947 तक। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1947 को कुछ हुआ था। क्या हुआ था? 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी, है ना। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडिया को आज़ादी मिली थी। इंडिया जो है आज़ाद हुए थे किससे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिले थे। अब ये फ्रीडम आज़ादी मिले थे वो आसानी से नहीं मिला था। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को। बहुत सारे लोगों की जान चले गए उसमें। ठीक है, अब उस स्ट्रगल के बारे में, आज़ादी के लिए उस नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या क्या किए आज़ादी के लिए इंडियंस ने, क्या क्या किए। ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरह के नेशनल मूवमेंट्स जो है हुए, किस तरह से एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ, क्या क्या किए, ये सारे हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर्स, इसमें से इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए थे, किस तरह से उन्होंने एक एक करके हर एक जगह पे कब्जा किया था, है ना। फिर किस तरह से उन्होंने अलग अलग न्यू लॉज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने पढ़ा था पीजेंट्स के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, उन लोगों के लाइफ जो है किस तरह से चेंज हुआ था ब्रिटिश रूल के अंडर। फिर हमने पढ़ा कि एजुकेशनल सिस्टम में किस तरह से चेंज हुआ। फिर वुमेन स्टेटस, कंडीशन ऑफ वुमेन में क्या क्या चेंजेस आए, है ना। फिर कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंज हुआ, है ना, वो पढ़ा। फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ा, क्या चेंज आया। फिर हमने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ था वो भी हमने पढ़ा, है ना, क्या क्या चेंजेस लाए थे ब्रिटिशर्स ने, वो पढ़ा हमने। फिर हमने क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, हमने क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा, है ना। आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, टेक्सटाइल्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। अब ये जो हमने पढ़ा, तो अब आप क्या सोचते हो कि जो डू यू थिंक दैट इंडियंस जो है ब्रिटिश रूल के अंडर सफ़र कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ, सारे लोग, सोसाइटी के, कंट्री के हर सेक्शन के लोग जो है ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि वो लोग खुश नहीं थे। वो लोग ब्रिटिश रूल के अंदर जो है अंडर रहना नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब लोग सोचने लगे, इंडिया के लोग सोचने लगे कि ये इंडिया जो है, यानी कि ये इंडिया यानी कि भारत, ये इंडिया जो है किसका है? वो ये इंडिया जो है उन सब लोगों का है जो यहाँ पे रहते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसको लेकर, क्लास को लेकर, लोगों के कलर को लेकर, लोगों के कास्ट को लेकर, ठीक है, लोगों के क्रीड्स को लेकर और लोगों के लैंग्वेज को लेकर या जेंडर को लेकर, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सब लोगों का है इंडिया, है ना। अब जो है उनको ये पता चला कि जो ये रिसोर्सेस है, इंडिया का जो रिसोर्सेस है, ये कौन यूज़ कर रहा है? ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब इस पे जो इंडिया जो है ये तो हमारा है, इंडियंस का है, मगर इस पे कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिश कर रहा है ना। तो लोग ये सोचने लगे कि जब तक ये ब्रिटिश रूल इंडिया से ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये इंडिया जो है इंडियंस का नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिया है, हमारा है, हम इसमें रहने वाले लोगों का है ना। जो अलग अलग ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग उनका कास्ट होते हैं, है ना, उन सब लोगों का है।
ठीक है। मगर जो भी है इंडिया के जो मेन रिसोर्सेज है, इन सब पे कौन कंट्रोल कर रहे हैं? इंडिया पे कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ, इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक ये ब्रिटिश रूल को हम ख़त्म नहीं करेंगे, उसको एंड नहीं करेंगे, तब तक ये इंडिया जो है हम लोगों का नहीं हो सकता, यानी कि इंडियंस का नहीं हो सकता। ठीक है। अब जो है लोगों ने क्या करना शुरू किया, अलग अलग एसोसिएशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म्ड करना शुरू हुआ, फाउंड किया। ठीक है। पॉलिटिकल और एसोसिएशन जो है वो फॉर्म्ड हुआ, जो ज़्यादातर किन लोगों ने किया हुआ था, प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर होते थे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब हम भी क्या करेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो फॉर्म्ड करेंगे। उसमें से जो स्टार्टिंग में ऐसे जो एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ था वो कौन कौन से थे? पूना सार्वजनिक सभा थे, इंडियन एसोसिएशन थे, द मद्रास महाजन सभा थे, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थे, और ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थे। ठीक है। ये ऐसे एसोसिएशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं जो इंडिया में बहुत पहले फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है। आइडियाज़, पीपल शुड बी सवरन। अब ये आइडिया लोगों में, ये जो आइडिया जो है लोगों में स्प्रेड हुआ कि अब लोग जो है सवरन होना चाहिए, यानी कि आज़ाद होना चाहिए। ठीक है। लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। इंडियन पीपल शुड एम्पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। अब लोगों को ये लगा कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिसीजन लेने का हक जो है हमें ही मिलना चाहिए। ठीक है। नहीं तो कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे, है ना। नहीं तो सारे फैसले जो है कौन करते थे? ब्रिटिश करते थे, है ना। सारे फैसले इंडिया के लिए जो भी काम करना हो, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए तो कम ही होते थे, मगर जो भी करते थे वो सारे कौन करते थे? ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है। फिर लोगों ने ये बोला कि इंडिया के लोगों ने ये बोला कि जो हमारे लिए जो भी डिसीजन हो, इंडिया के लिए जो भी डिसीजन हो, वो लेने का अधिकार जो है हमें ही मिलना चाहिए। ठीक है। ऐसा लोगों ने पहले से ही लोग सोच रहे थे, मगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे हादसे हुए, ऐसे कुछ स्टेप्स ब्रिटिशर्स ने लिए जिसकी वजह से लोगों के दिल में, इंडियंस के दिल में बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए नफ़रत पैदा हो गई, यानी कि ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन जो है लोगों के दिल में आ गए। वो इंसिडेंट कौन कौन से थे? जैसे कि सबसे पहले एक एक्ट, यानी कि एक कानून कहते हैं, एक लॉ पास किया ब्रिटिशर्स ने। कब? 1878 में। उसको क्या कहते हैं? उस एक्ट को आर्म एक्ट कहते हैं। आर्म एक्ट वो कब पास हुआ था? 1878 में। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। अब इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत ब्रिटिशर ने ये बोला कि कोई भी इंडियंस को ये परमिशन नहीं है कि वो आर्म रख सके, यानी कि हथियार। आर्म्स मतलब होता है हथियार। ठीक है। किसी भी इंडियंस को ये परमिशन नहीं है कि वो अपने घर में या कहीं भी वो आर्म्स यानी कि हथियार रख सके। ठीक है। वो कौन से एक्ट के तहत बोला? आर्म एक्ट। कब हुआ था पास? 1878 को। ठीक है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर ने ये बोला कि कोई भी इंडियंस जो है आर्म्स नहीं रख सकते, वेपन्स नहीं रख सकते। ठीक है। फिर उसके बाद उसी ईयर में, यानी कि 1878 में एक और कानून उन्होंने पास किया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये एक्ट उन्होंने पास किया। अब इस एक्ट के तहत उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया का कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, ऐसा कोई खबर छापते हैं, ऐसा कोई न्यूज़ छापते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिस पे हमें डाउट हो, तो हम क्या करेंगे? पूरे उस न्यूज़पेपर को या उसके प्रिंटिंग प्रेस को हम जब्त कर लेंगे, यानी कि कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसको हम जब्त कर लेंगे। ठीक है। ये किसने बोला? ब्रिटिशर ने बोला।
ठीक है। फिर उन्होंने एक और बिल पास किया 1883 में, जिसको कहते हैं एल्बर्ट बिल। अब ये बिल जो है इंडिया के लिए तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने क्या बोला इस बिल के तहत, उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिश और जो इंडियन और ब्रिटिश का जो जज है, जज कौन होता है, जो का उसमें अदालत में जो फैसला सुनाते हैं ना, उसको जज कहते हैं, है ना। तो उन्होंने इस बिल के तहत ये बोला कि जो इंडिया का जज और ब्रिटिश का जज जो है वो इक्वल है, यानी कि वो बराबर है। नहीं तो क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम होता था, जैसे कि एक कोई कहीं पे क्राइम हो गया, ठीक है, कहीं पे गलत काम किया, ठीक है, और वो क्राइम एक ब्रिटिशर ने किया, ठीक है, एक ब्रिटिशर ने किया, इसने क्या किया, एक क्राइम किया। आप उसने क्राइम किया तो उसको सज़ा मिलेंगे, है ना। मगर ये ब्रिटिशर है तो इसको क्या होता था, इसको सज़ा सिर्फ ब्रिटिश का जज ही सुना सकते थे, इंडिया का जज उसको सज़ा नहीं सुना सकते थे। और दूसरी तरफ एक क्राइम हुआ, वो क्राइम किसने किया, एक इंडियंस ने किया, एक इंडियन ने किया, यानी कि इंडिया के एक इंसान ने किया। अब उसको भी क्राइम किया है, उसको भी तो सज़ा मिलेंगे। मगर इंडिया को, जो इंडियन को सज़ा सुनाने का हक जो है ब्रिटिश जज को होता था, ब्रिटिश जज को भी होता था, इंडिया के जज को भी होता था, ठीक है। मगर जो ब्रिटिशर अगर कोई क्राइम करता था, उसको सज़ा सुनाने का हक सिर्फ ब्रिटिश के जज को होता था, ठीक है। अब एल्बर्ट बिल के तहत ये बोला कि इंडिया का जज और ब्रिटिश का जज जो है दोनों बराबर है, इक्वल है। क्राइम अगर ब्रिटिशर ने क्राइम किया तो फिर इंडिया का जज भी उसको सज़ा सुना सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला एल्बर्ट बिल के तहत, ये तो अच्छा था इंडिया के लिए। मगर ये अंग्रेज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि गवर्नमेंट ने ये क्या किया, हम नहीं सुनेंगे, हम इंडिया के जज से हम फैसला नहीं सुनेंगे, हम उसका पनिशमेंट जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूरा ये प्रोटेस्ट किया इस बिल के अगेंस्ट, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने हम बोला वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। कौन, ब्रिटिशर बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, एल्बर्ट बिल के अगेंस्ट हो गए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, हम ब्रिटिश और इंडिया जज को इक्वल नहीं मान सकते, हम ब्रिटिश के ही जज से ही हम फैसला हम स्वीकार करेंगे, इंडिया के जज से हम फैसला स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर ली, बहुत ज़्यादा वो लोग अगेंस्ट हो गए। तो गवर्नमेंट जो है मजबूर होके एल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा, विथड्रॉ करना पड़ा, उसको खारिज करना पड़ा या वापस लेना पड़ा। जब एल्बर्ट बिल को वापस लिया तो इंडियंस जो है, इंडिया के लोग जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ब्रिटिशर ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। एल्बर्ट बिल जो है वो पास हो गया था, वो इतना अच्छा था, उसमें ब्रिटिश और इंडियन जज को इक्वल किया था, अब उन्होंने वापस क्यों लिया। अब लोगों को ये पता चल गया कि जो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जात के नाम पे लोग क्या करते हैं, इन ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इंडियंस जो है सोचने लगे। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है, इंडिया के लोग जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, ठीक है। तो फिर इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ, एक एसोसिएशन जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो फॉर्म्ड हुआ। वो कौन सा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जब एल्बर्ट बिल जो है वो विथड्रॉ हुआ, जब उसको वापस लिया तो इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, किससे, ब्रिटिशर से नाराज़ हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड करना चाहिए। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म्ड हुआ। कब, दिसंबर 1885 को, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, बॉम्बे में फॉर्म्ड हुआ। जब फॉर्म हो रहा था, जब ये एस्टैब्लिश हुआ, फॉर्म्ड हुआ, तब कितने मेंबर्स थे उसमें, 72 मेंबर्स थे,
ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे लीडर्स थे, कुछ लोग थे, पॉपुलर लोग थे। वो कौन था? दादा भाई नौरोजी था, फ़िरोज़ शाह मेहता था, बदरुद्दीन तायब जी था, WC बनर्जी था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी था, रमेश चंद्र दत्त था, S सुब्रमण्य अय्यर थे। ठीक है, कुछ ऐसे लीडर्स के नाम हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या था? मेंबर्स था। ठीक है। उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर भी थे। ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर ऑफिशियल थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म्ड होने में उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उन्होंने भी कोशिश किया कि इंडियंस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। किसने? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुआ। अब इस तरह से फिर शुरू होता है मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स, आज़ादी के लिए मूवमेंट्स, आज़ादी के लिए बगावत जिसको हम कहेंगे। ठीक है, फिर बहुत सारे मैंने जैसे कि आपको अभी पहले बोला कि आज़ादी जो है वो आसानी से नहीं मिले थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। वो सारे स्ट्रगल क्या क्या किए, किस तरह से आज़ादी मिले, वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अब जो है नेशनल मूवमेंट जो है फॉर्म्ड होना शुरू हुआ। इस तरह से इंडियंस जो है ब्रिटिश से नाराज़ हो गए, डिससेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, आज हम यही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।